38th problem. .124 grams of iron is dissolved in dilute H2SO4 in oxygen free atmosphere. And the resulting solution was titrated against 0.09672 normal KMnO4 and the titer value was 22.90 ml. Calculate percentage purity of iron wire. देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम के पीछे एक बेसिक फिलॉसफी. यदि किसी आयन वायर को डाइल्यूट H2SO4 में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डाला जाए तो यह आयन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है हमेशा Fe2SO4 होल थ्राइस में. यदि Fe को H2SO4 के साथ विथ ऑक्सीजन डाला जाए, इन एटमॉस्फेरिक एयर डाला जाए, तो वहां पर आयन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है हमेशा. जो Fe है वह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है हमेशा. While if the same iron is added with H2SO4, इसके साथ में जनरली पानी निकलता है. यदि ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में डालें तो वहां पर FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. In absence of oxygen, Fe is partially oxidized. It's incompletely oxidized. Fe get oxidized from 0 oxidation state to +2 oxidation state. Observe the difference in the two reactions. सबसे पहले इस डिफरेंस को नोट करने की जरूरत है. Fe dilute H2SO4 में in absence of oxygen, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. Fe डाइल्यूट H2SO4 के साथ विथ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन. और बिल्कुल साफ है वहां पर पहली वाली रिएक्शन नहीं हो रही है क्योंकि वहां ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में Fe में डाइल्यूट H2SO4 डालना जा रहा है, इसलिए पहली रिएक्शन नहीं हो रही है. वहां Fe2SO4 नहीं बन रहा है, वहां फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है. हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई. इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में इसे जब KMnO4 से टाइट्रेट करेंगे तब हम कहेंगे KMnO4 तो रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में और Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 प्लस में. नाउ दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द रिएक्शन, बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द प्रॉब्लम. हमें यह रिएक्शन लिखना कंपलसरी होता है. अब हम कहते हैं equivalent of KMnO4 is normality into volume in liters. और जितने equivalent of KMnO4 है that is the equivalent of FeSO4. क्योंकि यह KMnO4 FeSO4 से रिएक्ट करते हैं. अब खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरा नोट करें इस बात को. वहां पर हो क्या रहा है, पहले FeSO4 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर Fe2SO4 होल थ्राइस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. पहले FeH2SO4 के डालने पर यह रिएक्शन हो रही है, फिर KMnO4 के द्वारा यह रिएक्शन हो रही है. अब ध्यान दें जरा, थोड़ा लिखना पढ़ना छोड़ें, जरा मेरी तरफ ध्यान दें. Equivalent of KMnO4 would be equivalent of FeSO4 in this reaction. इस रिएक्शन में KMnO4 के जो इक्विवेलेंट है वह FeSO4 के इक्विवेलेंट है. Equivalent of KMnO4 normality into volume in liters is equal to equivalent of FeSO4. क्या इस रिएक्शन के FeSO4 के इक्विवेलेंट
इस रिएक्शन के FeSO4 के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे? क्या इस रिएक्शन का एक इक्विवेलेंट FeSO4 क्या इस रिएक्शन के एक इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 के बराबर होगा? क्या इन दोनों रिएक्शन के FeSO4 के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करा जा सकता है? नहीं। इन दोनों रिएक्शन के FeSO4 के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट नहीं करा जा सकता। इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहता है सेम रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले दो रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। सेम रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले यह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट बराबर है। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट यह कभी नहीं कहता है कि दो अलग अलग रिएक्शन के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। यह दो अलग अलग रिएक्शन इनके इक्विवेलेंट बराबर होना या नहीं होना, मतलब होना कोई जरूरी नहीं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट ने कभी यह नहीं कहा कि इनके इक्विवेलेंट कंपलसरीली इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट ने कहा है कि इन दोनों के इक्विवेलेंट कंपलसरीली इक्वल होंगे। दो रिएक्शन में यदि सेम रिएजेंट इन्वॉल्व हो तो उनके इक्विवेलेंट समान तब कहे जाते हैं जब उन दोनों ही रिएक्शन में वह रिएजेंट सिमिलर टाइप के रिएक्शन दे रहा हो और सिमिलर रेडॉक्स चेंज हो। इस रिएक्शन में FeSO4 का रेडॉक्स चेंज देखिए क्या है, +2 से +3। The change in oxidation state is 1. While in this reaction, observe what is the redox change of FeSO4? It's 0 to +2. The change in oxidation state is 2. इस रिएक्शन में FeSO4 का रेडॉक्स चेंज और इस रिएक्शन में FeSO4 का रेडॉक्स चेंज एक जैसा नहीं है। क्योंकि दोनों रिएक्शन में FeSO4 का रेडॉक्स चेंज एक जैसा नहीं है, इसलिए इन दोनों रिएक्शन के FeSO4 के इक्विवेलेंट्स इक्वेट नहीं करे जा सकते। हम मोल्स इक्वेट कर सकते हैं। मतलब यह जो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है, जिसे हमने इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 कहा, उसको इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 हम नहीं कह सकते। एक मोल FeSO4 इस रिएक्शन में, जरा सोचिए, एक मोल FeSO4 इस रिएक्शन में AbCNV फैक्टर 2 है तो 2 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। जबकि वही एक मोल FeSO4 इस रिएक्शन में AbCNV फैक्टर 1 है तो 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मतलब इस रिएक्शन में 1 मोल FeSO4 बराबर 2 इक्विवेलेंट, इस रिएक्शन में 1 मोल FeSO4 बराबर 1 इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं है। हमें इस रिएक्शन से इस रिएक्शन पर जंप मारने के लिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं ले सकते, हमें मोल कंसेप्ट में आना होगा। इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 निकालने के बाद अब हम मोल्स ऑफ FeSO4 निकाल लें। यह इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 है, यह इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 है अपॉन इट्स AbCNV फैक्टर। इस रिएक्शन में FeSO4 का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। इतने मोल्स FeSO4 के हो गए और इतने मोल्स FeSO4 इस रिएक्शन से मिल रहे हैं। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल्स फेरस आयन के हैं और जितने मोल्स फेरस आयन के उतने ही मोल्स Fe के। दिस ऑल्सो इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe, मोल कंसेप्ट। सो वेट ऑफ Fe क्या हो गया? वेट ऑफ Fe वुड बी मोल्स ऑफ Fe there is the moles of Fe into its molecular weight. This would be the weight of Fe. यदि यह वेट ऑफ Fe है तो परसेंटेज Fe आ जाएगा। परसेंटेज Fe is the total weight 0.9672 into 22.9 upon 1. This is the weight of Fe upon total weight 0.124 into 100. This is
percentage Fe, calculate it, obtain the answer, proceed with the next problem. कैलकुलेशंस के लिए आप सभी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज प्योरिटी जनरली वेट परसेंट में ही निकालते हैं। मोल्स के रेस्पेक्ट में हम कभी परसेंटेज प्योरिटी नहीं निकालते। हाँ, जोर से बोलो, माइक पास में लाके बोलो। Fe +2 से +1 में मैंने कब रिड्यूस करा? हाँ हाँ, +3 पर गया था। वो +3 पर है, +3। हाँ, नहीं मैंने +1 लिखा क्या? नहीं, मैंने +3 लिखा है शायद यार। फेरिक आयन है 44th। $12.5 ग्राम सैंपल ऑफ AS2O3। देखिए, प्रॉब्लम पढ़ने और फंडा समझने के, ये जो रिएक्शन और फंडा समझने के अलावा किसी भी प्रॉब्लम को पढ़ने का भी तरीका सीखने की जरूरत है। मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं, किस तरह से पढ़ते पढ़ते जो मैं पढ़ रहा हूं उसको नोट करते जाता हूं। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि एक प्रॉब्लम को मैं हमेशा सिर्फ एक बार पढ़ता हूं। एक बार पढ़ने के बाद फिर वापस उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। एक बार प्रॉब्लम को पढ़ते हुए जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उस डेटा को हम प्रॉपरली नोट डाउन करते हैं। और जिस तरीके से हम डेटा को नोट डाउन करते हैं उसको मैं एक ट्री कहता हूं। मैं एक प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते एक ट्री बना देता हूं और उस ट्री को देखकर फिर पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे दिमाग में कभी भी आ सकता है। मैं कभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिसाइट कर सकता हूं। जैसे 12.5 ग्राम सैंपल ऑफ AS2O3 were dissolved in water containing 7.5 grams of NaHCO3 and the resulting solution was diluted up to 250 ml। 250 ml सॉल्यूशन बना दिया। 25 ml सैंपल was completely oxidized by 22.4 ml of solution of iodine। अब इस आयोडीन के बारे में एक डेटा अलग से दिया है। 25 ml of this iodine sample reacted with 24.5 ml of hypo। और इस हाइपो के बारे में एक डेटा दिया हुआ है। इट कंटेन्स 27.7 ग्राम्स पर लीटर ऑफ Na2S2O3 5S2O। Calculate percentage AS2O3 in the sample। An interesting problem। मैं प्रॉब्लम समझाने के बाद आपको 2-3 मिनट का समय फिर वापस दूंगा। एक बार आप सोचो कि आप क्या करोगे। 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम AS2O3, इसी का परसेंटेज हमें निकालना है। बस 12.5 ग्राम AS2O3 हमको प्योर AS2O3 का वेट निकालना है। प्योर AS2O3 का वेट यदि निकाल लिया तो हम परसेंटेज AS2O3 निकाल लेंगे। पानी में डाला, 12.5 ग्राम पानी में डाला और साथ में 7.5 ग्राम NaHCO3 डाल दिया।
और जो सॉल्यूशन बनाया 250 ml का सॉल्यूशन बना लिया। इस 250 ml के सॉल्यूशन में से 25 ml का एक छोटा सा सैंपल निकाला और उस सैंपल को आयोडीन से जब टाइट्रेट कराया तो 22.4 ml आयोडीन कंज्यूम हुई। यह जो आयोडीन है इसका 25 ml आयोडीन यदि लेते हैं, इट कंज्यूम 24.5 ml ऑफ हाइपो। दैट हाइपो कंटेन 27.7 ग्राम पर लीटर ऑफ दिस सॉल्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी नीड टू टेल द परसेंटेज ऑफ AS2O3। 3 से 4 मिनट का समय देता हूं मैं सोचने के लिए, सोचिए फिर समझाऊंगा। चलिए प्रॉब्लम की फिलॉसफी बता देता हूं, प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने वाली केमिकल रिएक्शन बता देता हूं और उन केमिकल रिएक्शन को कैसे सोचा जाए यह बता देता हूं, क्योंकि शायद प्रॉब्लम में इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन यदि आपको पता लग जाएंगी तो यह प्रॉब्लम आप स्वयं से भी कर सकोगे। देखिए AS2O3 सोचने का तरीका ध्यान से, AS2O3 आर्सेनिक कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक वहां पर आता है। AS2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड। फिफ्थ ग्रुप का कोई यदि ऑक्साइड होगा, इट मस्ट बी अ एसिडिक ऑक्साइड। AS2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है। यदि यह NaHCO3 से इसमें डाला जाए तो NaHCO3 क्या है? अ वीक बेस। AS2O3 अ वीक एसिडिक ऑक्साइड, NaHCO3 अ वीक बेस। एसिडिक ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। पहली स्टेप में सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होनी चाहिए। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान आर्सेनिक का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कभी भी किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। इधर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होनी है और आर्सेनिक के दो कंपाउंड बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एक कंपाउंड तो जनरली बनता है NaAsO2, यह तब बनता है जब सोडियम सॉल्ट लिमिटेड हो, और दूसरा कंपाउंड बनता है Na3AsO3। यदि सोडियम सॉल्ट एक्सेस में हो तो यह NaAsO2 या फिर Na3AsO3। यदि सोडियम सॉल्ट लिमिटेड हो तो यह कंपाउंड बन जाएगा, यदि सोडियम सॉल्ट एक्सेस में हो तो यह कंपाउंड बन जाएगा। कोई सा भी कंपाउंड बना दे, इतना फर्क नहीं पड़ता है। एनीवे इन दोनों ही कंपाउंड में आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और मुझे सचमुच में इससे मतलब नहीं है कि NaAsO2 बनेगा या Na3AsO3 बनेगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इस बात से मतलब है कि यह एक एसिडिक ऑक्साइड है और एसिडिक ऑक्साइड का जब एक वीक बेस में डाला जाएगा तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा और या तो NaAsO2 बनेगा या फिर Na3AsO3 बनेगा। कुछ भी बने, आर्सेनिक रहेगा +3 पर। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट ना बढ़ेगा ना कम होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर आर्सेनिक +3 पर रहा है, बस इस सैंपल के अंदर आर्सेनिक +3 पर है, क्योंकि आगे यही आर्सेनिक जो +3 पर है यही आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है। यह आयोडीन से रिएक्ट करके आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हो रहा है +5 पर और आयोडीन को रिड्यूस कर रहा है आयोडाइड आयन पर। यह जो आर्सेनिक सॉल्यूशन के अंदर सैंपल के अंदर +3 पर है, यह सैंपल का जो आर्सेनिक है यह +5 पर जा रहा है, यह ऑक्सीडाइज हो रहा है।
और आयोडीन जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है इसे रिड्यूस कर रहा है। यह रिडॉक्स चेंज इस सैंपल का आयोडीन के साथ में होता है और इस आयोडीन का हाइपो से रिएक्शन हम अच्छी तरह से जानते हैं। आयोडीन रिएक्ट विथ हाइपो Na2S2O3 to give you Na2S4O6 plus NaI। यह बेसिक स्केलेटन रिएक्शन लिखना कंपलसरी होता है। अब मैं 2-3 मिनट का समय फिर वापस देता हूं। अब प्रॉब्लम में होने वाली रिएक्शन मैंने बता दी, अब करने की एक और बार कोशिश करो। इस जगह पर कौन सा कंपाउंड बनेगा इस बात से कोई मतलब नहीं होता। यह जो कंपाउंड है मैं इधर लिख देता हूं, यह कंपाउंड हो सकता है NaAsO2 बने या फिर हो सकता है Na3AsO3 बने। यह कंपाउंड कोई सा भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में ही आर्सेनिक +3 पर है, हम बस इतना जानते हैं। क्या अब आप सोचेंगे क्या होना चाहिए? क्या करा है वह भी चीज देखने की जरूरत है, वह भी मैं एक और बार समझाता हूं। फिर एक और बार प्रॉब्लम को देखें। 12.5 ग्राम AS2O3 पानी में डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट में डाला, कोई सोल्यूशन बनाया, आर्सेनिक 3 प्लस 250 ml सोल्यूशन, 250 ml से 25 ml लिया, 25 ml को 22.4 ml आयोडीन से रिएक्ट करा। नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन into volume in liters of iodine. There is the equivalent of iodine. Equivalent of iodine must be equal to equivalent of arsenic in 25 ml. 25 ml sample. So equivalent in 250 ml is this. Now this is the equivalent in 250 ml. Equivalent in 250 ml 25 से